आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक है। ग्रेट। सो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? कुछ रिविजन हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स का? चल रहा है रिविजन वगैरह? ओके, वेरी गुड। हाँ, बेसिकली क्या होगा, ये जो 4 पेपर है, 4 पेपर में दो पेपर में कुछ टॉपिक ऐसा है कि 2 पेपर मिला के वो टॉपिक रहेगा। मतलब मान लीजिए आपको टोटल 27 टॉपिक है, ठीक है, 27 चैप्टर्स है। तो 27 चैप्टर्स में से मान लीजिए 30 चैप्टर्स आपको फर्स्ट दोनों पेपर में से मिला के आएगा। सेकंड जो 2 पेपर है, मतलब थर्ड और फोर्थ पेपर में, उसमें भी बाकी जो लास्ट 13 या फिर 14 चैप्टर्स है वो मिला के आएगा। ऐसे वो अल्टरनेट होगा, आपको बता दिया जाएगा। मतलब आपको वो पूरा इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगी कि कैसे एग्जाम पैटर्न के साथ साथ कैसे क्वेश्चन पैटर्न कैसे सेट हो रहा है, वो मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, पिछले दिन हम जो ओल्ड एज हमारा हुआ था, तो उसमें से किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना? सब कुछ क्लियर है आई गेस? ओके, वेरी गुड। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिकली यही हमारा लास्ट चैप्टर है थियोरी में। वो है कि डाइटरी मैनेजमेंट हम करेंगे। पीपीटी हम बाद में शो करेंगे। आज इस क्लास पे हम पीपीटी शो नहीं करेंगे। पीपीटी आपको बाद में अपलोड किया जाएगा आप लोगों के साथ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पे वो पीपीटी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए अच्छे से कि आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है डाइटरी मैनेजमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन। चाइल्डहुड पे हम डाइटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर एक स्ट्रेसफुल कभी कभी सिचुएशन हो जाते हैं मम्मीज के लिए, या फिर घर पे जो भी है। तो अगर बच्चे हैं घर पे, तो उनको क्या खिलाया जाए, या फिर उनके डाइटरी मैनेजमेंट, उसका हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, उसको लेके हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा टेंशन पे रहते हैं। और इसीलिए मार्केट पे या फिर टीवीज में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं बच्चों के लिए, जो भी जितना भी सारा हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो देने से उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब वो और भी ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएगा, और हम वही खरीद के उनको दे देते हैं। बट इनमें से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट करते हैं। सो इसीलिए आज हम जानेंगे कि इस चाइल्डहुड स्टेज पे कैसे हम डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो चाइल्डहुड स्टेज स्टार्ट होते हैं वो हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि 1 साल से लेके पूरा 12 इयर्स तक हम ये चाइल्डहुड स्टेज को कंसिडर करते हैं, क्योंकि 12 इयर्स के बाद जो स्टेज होते हैं उसको हम यूजुअली प्यूबर्टल स्टेज बोलते हैं या फिर एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं। तो ये जो 8 से लेके 12 इयर्स तक उनका जो एज होते हैं, दैट इज द चाइल्डहुड। अब ये एज ग्रुप पे भी हम इसको 3 डिवीजन में रखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट 1 साल से 3 साल तक, इस एज ग्रुप को हम बोलते हैं टॉडलर ग्रुप बोलते हैं। मतलब जो प्ले स्कूल चिल्ड्रेन जो होते हैं वो होते हैं
इस टॉडलर ग्रुप पे, ठीक है। उसके बाद 3 साल से 6 इयर्स तक वो होते हैं प्री स्कूल, वो होते हैं प्री स्कूलर्स। और 6 से लेके 12 साल तक बच्चे को हम बोलते हैं स्कूलर्स या फिर स्कूल गोअर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हम उनको बोलते हैं। तो ऐसे ही 3 पार्ट पे हम एक चाइल्डहुड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक एक पैरामीटर में, मतलब एक एक स्टेजेस में हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होते हैं, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, वो उनके ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से, उनके ब्लड वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर फर्स्ट हम 1 to 3 इयर्स की बात करते हैं, तो 1 to 3 इयर्स पे ये देखा जाते हैं कि धीरे धीरे इस एज ग्रुप पे एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होने लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, मतलब उनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे दिन, मतलब पूरे घर पे वो भाग दौड़ करना, उनका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी लेवल बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉडी में जो 1 साल तक जो आयरन डिपॉजिटेड था, जो आयरन स्टोर था, वो भी धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगता है। तो इसके बेसिस पे जब उनके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाते हैं तो वो एनीमिक हो सकते हैं। इसके साथ जैसे कि इस एज ग्रुप में बच्चों इतना ज़्यादा मतलब उनका खेलना या फिर कूदना, ये पूरा चीज़, उनके एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा होते हैं कि उस टाइम पे प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो सकता है। इस टाइम पे बच्चे के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद तो अल्टीमेटली उनका प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ये सब कुछ स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जब हम इस प्री स्कूल चिल्ड्रन पे आते हैं, सो प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी एक्टिविटी लेवल जो टॉडलर स्टेज पे था, टॉडलर स्टेज से प्री स्कूल चिल्ड्रन में एक्टिविटी लेवल और भी ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल पे उनके ही जो भी सारे फ्रेंड्स हैं, उनके एज ग्रुप पे होते हैं सारे फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी लेवल बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी लेवल के साथ साथ बॉडी में जो मेटाबॉलिक डिमांड्स होते हैं, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी रिलीज करना, उसको यूटिलाइज करना बॉडी पे, ये जो सारे मेटाबॉलिक डिमांड्स होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। और 6 to 12 इयर्स पे यूजुअली देखा जाते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल, ये जो बाकी 2 ग्रुप है, इससे थोड़ा कम रिक्वायरमेंट रहते हैं हमारे कैलोरी का, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो फिजिकल ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ वो चलता है, लेकिन एक्टिविटी लेवल ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं होते हैं। अब मेनली देखा जाते हैं कि ये जो 3 स्टेजेस होते हैं, इन 3 स्टेजेस पे बच्चे में अक्सर मैल न्यूट्रिशन देखा जाते हैं। अब मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि वो उनका वेट लॉस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैल न्यूट्रिशन पे कभी कभी बच्चों को ओवरवेट भी देखा जाते हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं कि बच्चों उतना ज़्यादा नॉर्मल फूड जो है वो नहीं खाना चाहते हैं, तो हम उसके बदले में उसको केक या फिर पेस्ट्री या फिर ऐसे कुछ कुकीज़
ये सारी चीज दे देते हैं। मैक्सिमम टिफिन पे हम ये चीज देते हैं, कुकीज देते हैं या फिर पेस्ट्रीज देते हैं या फिर जो चॉकलेट्स होते हैं या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हो गया या फिर चोकोज हो गया, ये सारी चीज हम देते हैं उनको टिफिन के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए उनके, या फिर जो हेल्थ ड्रिंक आते हैं वो सारी चीज हम देते हैं। सो अल्टीमेटली उस पे जो न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एडेड शुगर उस पे रहते हैं। जैसे कि शुगर जो है, अगर उस खाने पे कोई टेस्ट नहीं है तो बच्चों वो नहीं खाना चाहते हैं। और शुगर एक ऐसा चीज है जो कि एडिक्शन की तरह काम करते हैं। आप फूड में अगर शुगर डालते हो तो बच्चों को वो पसंद आते हैं, वो एक एडिक्शन हो जाते हैं, ताकि बाद में भी आप वो सेम प्रोडक्ट आपके बच्चों को दे सको। तो ऐसे एक एडिक्शन की वजह से बच्चों की बॉडी में मेनली ओवरलोडेड कैलोरी हो जाते हैं, मतलब ओवर न्यूट्रिशन। वो भी मैल न्यूट्रिशन का ही एक टाइप होते हैं। इसके साथ ये देखा जाते हैं कि बच्चों में प्रोटीन का डेफिशिएंसी होते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन का डेफिशिएंसी होते हैं तब उनको जो बीमारी दिखते हैं दैट इज पीईएम। आप लोगों को पीईएम के बारे में मैंने पहले बताई थी। पीईएम के बारे में हुआ था क्या आप लोगों को पहले? नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये पीईएम क्या है? P for protein, E for energy और M for malnutrition। तो PEM का मतलब क्या है कि जब बच्चों की बॉडी में ईदर प्रोटीन और प्रोटीन प्लस एनर्जी ये दोनों का डेफिशिएंसी होते हैं, तब बच्चों में ये डिजीज, ये डिसऑर्डर देखा जाते हैं। इस पीईएम मेनली देखा जाते हैं पूरे 0 मंथ्स, मतलब एकदम बर्थ से लेके 6 इयर्स तक। ठीक है, 6 इयर्स तक बच्चों में ये पीईएम देखा जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो पीईएम होता है दैट इज क्वाशियोकर। क्वाशियोकर देखा जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाते हैं दैट इज मैरस्मस। ये जो मैरस्मस होते हैं ये मेनली 0 to 12 मंथ्स पे देखा जाते हैं, मतलब 1 साल तक बच्चों में ये मैरस्मस का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा देखा जाते हैं। इस मैरस्मस पे क्या होते हैं? प्रोटीन प्लस एनर्जी, इन दोनों का परसेंटेज कम हो जाते हैं मैरस्मस पे। और अल्टीमेटली क्या होते हैं? प्रोटीन से भी मुझे जो एनर्जी मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट से भी मुझे जो एनर्जी मिल रहा है वो बॉडी पे नहीं रहता है। बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं, उसकी वजह से बच्चों का जो मसल लॉस होते हैं, उनकी स्किन पूरा मतलब एजिंग के टाइप पे जैसे स्किन पे रिंकल आ जाते हैं, तो वैसे ही 1 साल के बच्चों में भी वो रिंकल आ जाते हैं उनकी स्किन पे। उनके मुंह दिखने से लगता है कि मुंह पे बहुत ज्यादा बुरापन आ गया है। ठीक है, हेयर लॉसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, उनके वेट लॉस इतना ज्यादा होते हैं कि हमारे जो रिब्स होते हैं, ठीक है, रिब केज में जो रिब्स होते हैं वो बाहर से विजिबल हो जाते हैं, मतलब बाहर से ही लगता है कि उनके बॉडी में कितने रिब्स हैं वो पूरा विजिबल लगता है। इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं बॉडी, मतलब बॉडी में प्रोटीन का मतलब मसल का कोई भी लेयर नहीं रहते हैं, फैट का कोई भी लेयर नहीं रहता है, सिर्फ ऊपर में वो जो स्किन है वो स्किन रहता है, दिखने में ऐसा लगता है।
वो होते हैं मैरस्मस पे। मैरस्मस पे बॉडी इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं कि अगर बच्चों ने रोते भी हैं तो रोने के टाइम पे भी आंसू नहीं निकालते हैं, इतना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये केसेस देखा जाते हैं मैरस्मस पे। और क्वाशियोकर मेनली देखा जाते हैं 1 से लेके 6 साल तक। यहाँ पे क्या होते हैं, इस सिचुएशन पे बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके वजह से ईडिमा देखा जाते हैं। स्पेशली पेट पे पानी जम जाते हैं, पेट में, जिसको कहते हैं हम पॉट बेली। एक पॉट की तरह, ठीक है, जैसे कि एक पॉट ऐसे होते हैं, तो वैसे ही पेट में पूरा पानी भर जाने की वजह से पेट भी वैसे ही दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉट बेली। ये जैसे प्रॉब्लम होते हैं कि वैसे ही प्रॉब्लम होते हैं कि हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। किसी किसी का होता है कि हेयर कलर पूरा ब्लैक होते हैं, किसी का होता है थोड़ा ब्राउनिश होते हैं, पूरा ब्लैक नहीं होते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश होते हैं। लेकिन इस क्वाशियोकर में क्या होते हैं, हेयर कलर का एक एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं। ब्राउन कलर भी जो होते हैं वो भी कॉपर कलर का हो जाते हैं, उसको मतलब दिखने में ही लगता है कि इट इज एब्सोल्युटली मैलनरिश्ड। ऐसे हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या होते हैं, इस क्वाशियोकर में मेनली प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मेनली प्रोटीन डेफिशिएंट होने को हम दिखते हैं। कब होते हैं ये क्वाशियोकर? जब पूरे 1 साल तक बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद भी 1 साल के बाद भी जब हम बच्चों को वीनिंग फूड देते हैं, वीनिंग फूड जो कि हम पढ़े थे कि 6 मंथ्स के बाद हमें देना है, तो 1 साल के बाद भी जब बच्चों को हम वीनिंग फूड देते हैं लेकिन वो प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बच्चों की माँ फिर से कंसीव करते हैं तो उस टाइम पे बच्चों के लिए मदर्स मिल्क मुश्किल हो जाते हैं, तब बच्चों के लिए वो मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं होते हैं। जहाँ के हमको पता है कि ऑलमोस्ट 3 साल तक एक बच्चे मदर्स मिल्क पी सकते हैं, तो 1 साल के बाद ये अगर मदर्स मिल्क बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में जो डेफिशिएंसीज क्रिएट होते हैं उसका ही एक रिजल्ट है ये क्वाशियोकर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है क्या? ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो देखा जाते हैं और एक प्रॉब्लम जो कि उनके स्कूल टिफिन, जो बच्चे अब स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं तो उनके स्कूल टिफिन में भी एक प्रॉब्लम देखा जाते हैं कि एक तो होते हैं वो उतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो इतना छोटा बच्चा है तो अपने हाथ से कुछ खाएंगे इतना एबिलिटी उनको नहीं रहता है। सेकेंडली, अगर स्कूल टिफिन में उसका पसंदीदार कुछ नहीं है तो वो नहीं खाते हैं। थर्ड क्या होते हैं कि जब बहुत सारे बच्चे के साथ एक साथ वो रहते हैं तो उसके मन में ये रहता है कि अगर मुझे क्लास से छुट्टी मिलता है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे टिफिन लेना कितना ज़रूरी है। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर अभी कोई क्लास नहीं है, अभी टीचर नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। तो खेलते खेलते उसका टिफिन कभी कभी छूट जाते हैं, या फिर वो इतना जल्दबाजी में खाना खाते हैं कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, और इसके वजह से बार बार देखा जाते हैं बच्चों में मैल न्यूट्रिशन। उनके इन केसेस पे देखा जाते हैं कि इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन, फीवर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखा जाते हैं बच्चों में। ओके, इसके साथ साथ इसका जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस,
ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम्स के वजह से उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली जब वो इतना ज़्यादा शुगरी फूड्स लेते हैं तो बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट होते हैं डेंटल कैरीज। ये फर्स्ट प्रॉब्लम आते हैं कि कैविटी या फिर कैरीज। बहुत ज़्यादा मीठा खाना जब वो खाते हैं लेकिन उसको वो उतना ज़्यादा पता नहीं है कि अगर खाना के मतलब एक प्रॉपर खाना खाने के बाद उसको माउथ वॉश करना होता है, वो अगर नहीं करते हैं तो डे बाय डे ये जो शुगरी फूड्स होते हैं, कैंडीज होते हैं, ये सारी चीज़ उसके मुंह पे बैड बैक्टीरियल फॉर्मेशन को ज़्यादा कर देते हैं और उसकी वजह से नेचुरली उनके ये जो सारे प्रॉब्लम है डेंटल कैरीज जैसा प्रॉब्लम दिखने लगता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखता है वो है इम्प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट। इम्प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट दिखता है या फिर पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होती है। ये दोनों ही किस कारण की वजह से होते हैं? क्योंकि उसके डाइट पे मेनली आयोडीन और आयरन का इतना ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गया है कि जिस वजह से उनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं जिसके वजह से वो जो भी चीज़ वो या फिर अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ वो सीख रहे हैं उसको कंसंट्रेटेड करना है। हाँ, उसको उसके ऊपर उनको फोकस करना है, उसको कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर या फिर उसको याद रखना है। ये सारी चीज़ डेवलपमेंट नहीं होते जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखा जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाते हैं दैट इज फ्रीक्वेंट फीवर एंड डायरिया। ठीक है, अब जब ज्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर डायरिया ऐसे प्रॉब्लम जब ज्यादा होते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो जितना भी मिनरल या फिर विटामिन स्टोर है उसको बॉडी के थ्रू डायरिया में बॉडी पूरा निकाल देते हैं, उसको पूरा एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से और इसके वजह से उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस हैम्पर होते हैं। नेक्स्ट जो देखा जाते हैं प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द रेस्टलेसनेस। ठीक है, अब रेस्टलेसनेस जो होते हैं ये यूजुअली बच्चों में, अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि नहीं आपको एक जगह पे पूरा शांत होकर बैठना पड़ेगा तो वो नहीं बैठेगा, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन ये रेस्टलेसनेस तब होते हैं कि बच्चों में अगर कुछ भी करने के टाइम पे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो खेल भी है तो वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद वो इरिटेट हो जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं उस पर भी थोड़ी देर बाद इरिटेट होते हैं, या फिर किसी के थ्रू वो अगर बातें सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, टीवी देख रहे हैं तो उस पर भी वो इरिटेट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये होते हैं रेस्टलेसनेस जो कि उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। और नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम देखा जाते हैं दैट इज विजन प्रॉब्लम। अभी बच्चों में जो मेनली देखा जाता है कि वो इतना ज्यादा गैजेट्स पे इन्वॉल्व होते हैं, टीवी या फिर मोबाइल पे इतना ज़्यादा या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप
इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनके आईज का जो सेल्स है, मेनली उनका विजन हेल्थ अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। इस टाइम पे अगर ये जो एक्स्ट्रा रेज होते हैं, ये सारे होते हैं हार्मफुल रेज। तो ये हार्मफुल रेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके डाइट, उनके मतलब बॉडी पे आएगा, एक्सपोज होगा, तो विजन हेल्थ पूरे छोटे उम्र से ही अफेक्टेड होगा। और इस टाइम पे मेनली जो देखा जाता है, बच्चे उतना ज़्यादा फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बॉडी पे विटामिन ए का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स देखा जाते हैं, कॉमनली देखा जाते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कुछ डाउट्स? ओके, फिर नेक्स्ट हम आएंगे कि अब उनको डाइटरी मैनेजमेंट फिर कैसे किया जाए। डाइटरी मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होते हैं उनको वेजिटेबल्स को कुछ अट्रैक्टिव वे में देना। अगर हम उनको वेजिटेबल खिलाना चाहते हैं और अगर हम नॉर्मली एक करी बना के उसको देते हैं तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो वेजिटेबल्स को हम कैसे उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्डहुड डाइटरी पैटर्न। उस पे अगर हम रॉ वेजिटेबल्स भी देते हैं तो उसको अच्छे से गार्निश करके, उसको कटिंग करके हम सलाद फॉर्म पे उसको दे सकते हैं। हम इस सिचुएशन पे हम उसको वेजिटेबल रिच कुछ पुलाव या फिर मतलब पार्च्ड राइस से या फिर नॉर्मल राइस से हम उनको ये मिक्स करके दे सकते हैं, जहाँ पे हम खूब सारे वेजिटेबल्स देके उस पुलाव को या फिर उस फ्राइड राइस को हम कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर वाइट कलर का फूड हम देते हैं, वो पार्च्ड राइस या फिर नॉर्मल राइस जो भी हो, तो उस पे अगर बहुत सारे वेजिटेबल्स हम ऐड करते हैं और उस पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बस हल्का सा घी देके अगर हम उसको करते हैं या फिर वो पूरा हो जाने के बाद हल्का सा घी अगर उस पर हम डालते हैं, बस एक छोटे चम्मच का, तो उस पर क्या होगा, उनके वेजिटेबल इनटेक होगा बॉडी पे। नेक्स्ट क्या है, जब भी उसको भूख लगते हैं, अगर बच्चों से ही वो आदत उनको करवाया जाए कि जब उसको भूख लगता है तब उसको वेजिटेबल्स लेना है। जब भी उसको भूख लगता है, हम अगर उनको एक चॉकलेट या फिर एक चिप्स का पैकेट दे देते हैं तो वही उसको आदत पड़ जाएगा। तो इसीलिए भूख के टाइम पे हम उसको ऐसे ही कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स उनको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब खाने के लिए वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको बैठे रहना पड़ेगा, ये उन लोगों को पसंद नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उनको प्रोटीन खिलाना चाहते हैं तो हम दाल खिलाना चाहते हैं, तो दाल को हम नॉर्मली हमारे लिए जैसे कंसिस्टेंसी होते हैं बच्चों के लिए हम वो नहीं करेंगे। उनके लिए दाल थोड़ा ठीक कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ताकि कम खाने से भी उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट बच्चों के लिए और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सैंडविच, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं सैंडविचेस, लेकिन सैंडविच को हम कैसे बना सकते हैं। जो मार्केट से जो ब्रेड आते हैं उसके थ्रू उसमें सिर्फ आलू भर के हम सैंडविच उनको नहीं देंगे। अगर उसको सैंडविच इतना ही ज़्यादा पसंद होते हैं तो हम मैक्सिमम उसको टैकोस बना के दे सकते हैं। ठीक है, जो कि चपाती को फोल्ड करके उसके बीच पे स्टफिंग करके हम दे सकते हैं। उस स्टफिंग में भी वेजिटेबल स्टफिंग ज़्यादा हम दे सकते हैं उनको, या फिर जो नॉर्मल सूजी से होते हैं, सूजी से एक ब्रेड हम बना सकते हैं। जैसे कि इडली का जो कंसिस्टेंसी होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और इडली का नॉर्मल इडली बन जाने के बाद वो इतना ज़्यादा मोटा सा होते हैं, तो उसको अगर आप बीच से कट कर देते हो तो वो एक
हेल्दी टाइप का सैंडविच उनके लिए बनता है। उसको बीच पे से कट करके अगर उसके अंदर हम स्टफिंग भरते हैं या फिर इडली सांभर भी जो होते हैं, जो फूड होते हैं इडली सांभर या फिर चटनी, वो भी उनके लिए एक आइडियल ब्रेकफास्ट या फिर टिफिन के लिए एक आइडियल फूड हो सकता है। तो हम ये चीजों को उसके डाइट पे जरूर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं, हमें ये देखना है कि पूरे दिन में वो जितना भी खाना खा रहे हैं उस पे से एटलीस्ट 1/3 उसको मॉर्निंग के टाइम पे या फिर उसके ब्रेकफास्ट या फिर उसके लंच पे हमको देना है, एटलीस्ट 1/3, ताकि मॉर्निंग के टाइम पे ही उसका जो भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज के लिए जितना भी एनर्जी का जरूरत है वो फुलफिल हो पाए इसी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर इसी मॉर्निंग फूड से। बच्चों से ही ये आदत उनको हम मतलब करवा सकते हैं कि मॉर्निंग पे एक फ्रूट्स लेने के लिए। नेक्स्ट जो है उसके प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा करने के लिए जो रोटी हम उनको दे रहे हैं या फिर उसके लिए जो फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर थोड़ा मोल्टेड फूड हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स को वो ब्लैक ग्राम डाल का मतलब काला चना के भी हो सकते हैं, ग्रीन मूंग की भी हो सकते हैं। तो स्प्राउट्स को अच्छे से उसको सन ड्राई करने के बाद हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। उस ग्राइंडेड जो आपको पाउडर मिलता है उस पाउडर को आप उसके खाने के साथ मिक्स कीजिए, वो आप दीजिए ताकि उसकी प्रोटीन कंटेंट आप इंक्रीज कर पाए। ये कुछ छोटे छोटे चीजें होते हैं जो कि हम बच्चों के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बच्चों के लिए मतलब उसके हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये इनिशिएटिव लेते हैं विच इज नोन एज ICDS। ये ICDS नाम आप लोगों में से किसी को पता है? ICDS का नाम पता है किसी को? वेरी गुड। क्या है फुल फॉर्म ICDS का? ICDS का फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? हाँ सॉरी, सुनाई नहीं दिया। हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। हाँ, सो ये ICD प्रॉब्लम, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो स्कीम होते हैं ये स्कीम मेनली फोकस करते हैं 1 से लेकर 6 साल के उम्र में जो बच्चे होते हैं या फिर 12 साल तक भी ये फोकस करते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चों को एजुकेशन देना, इसके साथ बच्चों में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। इसके साथ और एक भी होते हैं प्रोग्राम दैट इज मिड डे मील, जो कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल पे ये मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया गया है। इस मिड डे मील का भी ऑब्जेक्टिव है कि पहले जो एकदम बहुत पुअर इकोनॉमिकल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन फैमिलीज में बच्चों को स्कूल यूजुअली वो नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर स्कूल जाते हैं तो उस पर पढ़ाई के लिए वो एक कॉस्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा है कि पूरे दिन में ठीक से उनको खाना मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, मतलब इतना इकोनॉमिकल स्टेटस उनका डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मेनली ये मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया गया ताकि अगर आप ये लोगों को समझा पाए कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल पे भेजते हैं तो उनको एक टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है। और ये जो जब लोग देखते हैं, माँ बाप देखते हैं कि हाँ मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, वहाँ पे जाते हुए उसको खाना मिलेगा, पढ़ाई कितना कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको खाना तो मिलेगा, इसीलिए वो बच्चों को स्कूल पे भेजते थे।
और इसके वजह से क्या हुआ कि बच्चों में जो स्कूल ड्रॉप आउट्स का जो रेट्स था, ठीक है, कि कुछ दिन बाद जाके बच्चों स्कूल छोड़ देते थे, मतलब उसके उसके जो फैमिलीज होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वही स्कूल को और नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। तो ये ड्रॉप आउट कम हो गया, ड्रॉप आउट रेट। और इसके साथ मिड डे मील में ऐसा पूरा प्रोग्राम को सेट किया जाते हैं ताकि हर एक दिन, पूरे 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन बच्चों को एक एक प्रोटीन मिले। वो सोयाबीन हो, वो पनीर हो, वो अंडा हो, कुछ भी हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाल हो। मैक्सिमम देख जाते थे कि पनीर, सोयाबीन और एग, ऐसे ही रोटेट करके बच्चों के मील पे दिया जाता है। कभी कभी मतलब नॉर्मल चावल, दाल और उसके साथ सोयाबीन का कुछ करी हो गया, या फिर पनीर करी हो गया, या फिर आलू के साथ पनीर का, या फिर आलू के साथ सोयाबीन का, या फिर आलू के साथ अंडा का करी, ऐसे दिया जाते हैं बच्चों को, ताकि उनके प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट कुछ अमाउंट पे फुलफिल किया जाए। सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं कि कुछ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के थ्रू एक एक स्कूल पे जाके बच्चों को आयरन का टैबलेट दिया जाते हैं। एक एक गवर्नमेंट स्कूल पे जाके आयरन टैबलेट्स दिया जाते हैं, ताकि मेनली देखा जाते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ते हैं ना, मेनली 10 से 12 इयर्स तक, ये जो एज ग्रुप होते हैं, इस एज ग्रुप पे बॉयज के लिए भी आयरन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बार बार आयरन रिक्वायरमेंट के बारे में, गर्ल्स के बारे में सोचते हैं जब भी हम आयरन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इससे 10 to 12 इयर्स के एज पे ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से बॉयज में भी आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं रादर देन द एडल्ट एज। तो ये अप टू 12 इयर्स ऑफ एज, हमारे एडल्ट एज में अभी हमारा जो आयरन रिक्वायरमेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा आयरन रिक्वायरमेंट होते हैं उसी एज पे। वो बॉयज गर्ल्स सभी के लिए सेम रहता है, इतना ज़्यादा आयरन रिक्वायरमेंट। और ये बोला जाते हैं कि फाइबर भी उनके डाइट पे कम रहते हैं। सो एज पर द अमेरिकन फाउंडेशन, ठीक है, ये बोला जाते हैं कि 1 साल से लेके अप टू 20 इयर्स तक हमारे जितना एज है उससे +5 होना है हमारा फाइबर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर किसी का एज 15 इयर्स है तो 15 + 5 = 20 ग्राम होना चाहिए उसके पर डे फाइबर रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंटली मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो इतने सारे चीज है जो कि स्कीम है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको मेंटेन करने के लिए हम कैसे कैसे फूड बच्चों को दे सकते हैं। फर्स्ट जो हम दे सकते हैं, अगर बच्चों को होल फ्रूट खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगेन होल फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा बहुत देर तक टाइम लेके उसको चबाना पड़ता है। और अगर बच्चों के लिए हम उनको बोलते हैं कि आपको ये पूरा प्लेट को ख़त्म करना है, अच्छे से चबा चबा के उसको खाना है, तो वो नहीं खाता है यूजुअली। तो अगर जिन बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम देखा जाते हैं तो हम उसको फ्रूट्स का ही स्मूदी बना के दे सकते हैं, नॉट द जूस। हम उस पर कोई भी एडिड शुगर नहीं देंगे, या फिर उस फ्रूट्स को जूस निकाल के नहीं देंगे, उसका पूरा जो फाइबर है वो फेंक के हम नहीं देंगे, उसका स्मूदी बना के हम देंगे। या फिर उसको ड्राई फ्रूट स्मूदी हम दे सकते हैं, ताकि हर एक मील पे उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट, जैसे बार बार हम फैट के बारे में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर जोर डालते हैं ताकि हमारे हार्ट हेल्थ अच्छा रहे। बच्चों में हार्ट हेल्थ रिलेटेड तो कोई इश्यूज नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी
उसके लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़रूरत रहते हैं उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड में से हमने देखा है DHA विच इज डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। ये DHA मेनली बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं, स्पेशली अप टू 5 इयर्स ऑफ एज। ये DHA बहुत ज़रूरी होते हैं इसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स को हम जितना उसके डाइट पे इंक्लूड करेंगे उसके डाइट पे ये DHA मिलेगा हमें और ब्रेन डेवलपमेंट भी आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अभी मतलब रिसेंट कुछ सालों में और भी एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन भी दिख रहा है हम, दैट इज द डे केयर सेंटर। हाँ, जो कि प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको डे केयर सेंटर या फिर प्ले स्कूल जो भी है उस पे उनको हम भेजते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं वो भी वेल ट्रेन्ड रहते हैं या फिर उनको वेल ट्रेन करना भी चाहिए, ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसके मूड को समझ के उसको खाना देना है। ठीक है, अगर वो खेल रहा है, बहुत कंसंट्रेशन लेके कुछ काम पे वो बिजी है, मतलब खेल पे वो बिजी है, तो अगर हम उसको उस टाइम पे कुछ बहुत सारा खाना अगर हम उसको खिलाना चाहते हैं तो वो नहीं खाएंगे। इसीलिए उस मूड को समझ के हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको वैसे ही कुछ फ्लूइड डाइट दे सकते हैं, कोई भी फ्लूइड हम उनको दे सकते हैं। उनको जब वो खेलते हैं ना, अगर किसी की कुछ भी चीज़ों के ऊपर वो कंसंट्रेट करते हैं उस टाइम पे हम सबसे अच्छा जो उनको दे सकते हैं दैट इज द वेजिटेबल जूस, क्योंकि यूजुअली बच्चों को वेजिटेबल जूस पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो उस टाइम पे हम उनको वेजिटेबल जूस खिला सकते हैं या फिर फ्रूट्स जूस भी हम उनको दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ अगर हम मेंटेन कर सकते हैं ना, तो बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हम अपग्रेड कर पाएंगे। ओके, क्लियर? तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं बच्चों के डाइटरी मैनेजमेंट पे, मेनली बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कैसे वो खिलाना है और कौन से न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर डालना है ये हमें ध्यान पे रखना होता है। और नेक्स्ट एक विटामिन जो कि ज़रूरी होते हैं दैट इज विटामिन डी, क्योंकि ये जो एज होते हैं चाइल्डहुड स्टेज, ये बोन स्ट्रेंथनिंग का एक प्राइमरी या फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इस टाइम पे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, ताकि उनके बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस हो पाए और उनके बोन्स स्ट्रेंथन हो पाए। विटामिन डी पिछले दिन भी हम पढ़ रहे थे कि विटामिन डी सिर्फ बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए भी होते हैं। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा अगर धूल मिट्टी पे खेलते भी हैं तो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना है, जो कि उसी धूप में से उसको मिलता है। ओके, सो ये चीज़ों को हमें फोकस करना है जब हम इन बच्चों के डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो। ओके, क्लियर? कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग? नो क्वेश्चंस? ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा ये जो टॉपिक है ये बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक कुछ नहीं है, ये इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे कि आप लोगों का पिछले जो भी आप लोगों का पढ़ाई हुआ है तो आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर किसी में भी कुछ भी डाउट्स आते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास पे क्लियर आउट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए एक स्टडी लीव दिया जाएगा, फिर आपके इंटर्नशिप क्लासेस स्टार्ट होगा। ओके, इंटर्नशिप क्लासेस मीन्स जो प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर क्लास होगा, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। इस पे हम क्या सीखेंगे कि आप जब
प्रैक्टिकली मतलब प्रोफेशनली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या आपको इश्यूज आते हैं या फिर उसको आप कैसे डील करते हो, ऐसे बहुत कुछ हम सीखेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस पे। ओके, ठीक है, ओके ओके गुड। तो फिर नेक्स्ट वीक पे मतलब इस मंथ की जो लास्ट डे है आई गेस 30th होगा ट्यूसडे को, तो उस डे पे हम प्रीवियस जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो उसको क्लियर आउट करेंगे, वो क्लास इसके लिए रहेगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, then I'm winding up the session. Thank you, bye, have a very good day.